स्टार्ट करें। चलो हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। अब सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज अभी तक अपन ने पार्टिकल सिस्टम के लिए पढ़ लिया था, राइट। पार्टिकल सिस्टम क्या होता है कि हर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी r डिस्टेंस पे होते हैं, x डिस्टेंस पे होते हैं, y डिस्टेंस पे होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करते हैं, x COM, y COM और z COM निकाल लेते हैं। 3D पार्टिकल है तो 3 डिजिट में आ जाएगा, और अगर 2D पार्टिकल है तो x COM y COM आ जाएगा। जो भी एक्सेस दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन लोग काम करेंगे। क्लियर है। अब लेकिन कंटिन्यूअस बॉडीज आ गई तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में एक हॉलो स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास होता कहां पे, उसी के सेंटर पे होता है। भाई हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, उसी के सेंटर पे होता है। रिंग का कहां होता है, उसी के सेंटर पे होता है। अगर हाफ रिंग आ गई तो क्या करोगे, अगर क्वार्टर रिंग आ गई तो क्या करोगे, उनके भी तो सेंटर ऑफ मास मालूम होने चाहिए ना। अब क्वार्टर रिंग आ गई और क्वार्टर डिस्क आ गई, एक सीडी लो, उसको 4 टुकड़ों में तोड़ दो, तो एक जो टुकड़ा बचेगा वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर रिंग बन जाएगा। ठीक है, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, हाफ रिंग हो जाएगी, सॉरी हाफ डिस्क हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबके सेंटर ऑफ मास अपने को मालूम होने चाहिए। क्लियर है। चलो तो हम बात करते हैं कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। सबसे पहला इसके अंदर आता है मास डेंसिटीज, जो अपन ने कल किया था। मास डेंसिटी सबसे पहले किसकी आती है। अच्छा, बॉडी कितने टाइप की थी हमारे पास में, 3 टाइप की बॉडी थी। कौन कौन सी, 1D 2D और 3D। 1D बॉडी कैसे पता लगाओगे कि ये 1D बॉडी है, एक डायमेंशन चाहिए। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। अपन उसका रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने वायर लिया, वायर 1D है, 2D है, 3D है। कैसे पता चला, हम वायर लेने जाएंगे कोई भी शॉप पे तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, भैया वायर देना, एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर, मटेरियल हमने बता दिया। तो वो क्या पूछेगा, कौन सी कंपनी का दूं, है ना। ऐसा नहीं पूछेगा। अगर ढंग का होगा तो अपन बोल देंगे कि कॉपर वायर दे दो, तो वो बोलेगा सर कितने मीटर दूं, तो उसने कितनी डायमेंशन आपसे मांगी है, एक डायमेंशन मांगी है, तो मिस वो क्या है, 1D है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपने बोला सर एक चेन बनानी है मुझे, है ना, गले में पहनने के लिए चेन चाहिए, तो वो बोले कितनी लंबी बनाओ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब वो 1 डायमेंशन पूछने की कोशिश कर रहा है। डन है कि नहीं है। उसी चेन को अगर आप गोल कर दो तो वो एक रिंग बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। जैसे ये हाथ में पहन रखा है, ये क्या है, एक रिंग है, इसको कट करो सीधा हो जाएगा। इट मीन्स वो लेंथ मांग रहा है। डन है कि नहीं है। टाइल लेने जाते हैं अपन मार्केट में तो क्या बोलते हैं, कितने बाई कितने की टाइल दिखाऊं। बोर्ड लेने गए, व्हाइट बोर्ड लेने गए तो क्या बोलेंगे, सर इतना लंबा चाहिए और इतना चौड़ा चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये साइज चाहिए, 8x4 चाहिए, 6x3 चाहिए, ये वगैरह साइज चाहिए हमें। इट मीन्स तुम 2 डायमेंशन रिक्वायर कर रहे हो। समझ में आएगी नहीं है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, 2D बॉडी हो जाएगी। क्लियर है। और 3D बॉडीज कौन कौन सी होती है, जो वॉल्यूमेट्रिक में आती है तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में 3 टाइप की बॉडी होगी, 1D 2D और 3D। 1D के लिए हम मास डिफाइन करेंगे लीनियर मास डेंसिटी, 2D के लिए डिफाइन करेंगे एरिया मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरा किसके लिए डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो सबसे पहला आया था हमारे पास में लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, राइट। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, m/l भी लिख दो तो भी चलेगा। इसकी यूनिट कितनी होगी, केजी पर, और डायमेंशन की और बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, m1l-1। क्लियर है। चल सेकेंड बात करते हैं अपन एरिया मास डेंसिटी की। एरिया मास डेंसिटी दैट इज सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू dm/da आ जाएगा। अब देखो ये किसके लिए है, फॉर 1D बॉडीज, और ये किसके लिए है, फॉर 2D बॉडीज, राइट। सिग्मा इज इक्वल्स टू dm/da, तो ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट बता दो, केजी पर
मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट सॉरी डायमेंशन m1 l-2। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट छोटा सा कर लेते हैं अपन, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसको रो से डिनोट करते हैं। किसके लिए आता है ये, 3D बॉडीज के लिए आता है। तो रो इज इक्वल्स टू dm बाई dv, v इज वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg पर मीटर क्यूब, और इसको आप क्या बोलते हो डायमेंशन में, m1 l-3। क्लियर है सबको। चलो यही चीज आती है हमारे पास में फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, अपन पढ़ते हैं ना जनरली व्हाट इज रो, रो इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम फ्लूइड के लिए ये क्यों पढ़ते हैं, फ्लूइड कैसी शेप का होता है, 2D के 3D। सर कोई भी शेप में डालो उसको, वो उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, उसकी शेप को सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेगा। आपने एक छोटा सा कटोरा लिया, वो क्या है, एक हेमीस्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर है, समझ पा रहे हो, सॉलिड नहीं है। उसमें आपने पानी भर दिया तो वो क्या हो गया, सॉलिड हेमीस्फेयर मान सकते हैं उसको, समझ में आया। तो सॉलिडिफाई कर रहा है, इट मींस हॉलो बॉडीज को सॉलिड बना रहा है, इट मींस फाइनली बनाएगा क्या, 3D बॉडीज। तो 3D के लिए क्या होगा, वॉल्यूम डिफाइन होगा, वॉल्यूम डिफाइन होगा तो पूरी फ्लूइड में जो डेंसिटी पड़ेंगे वो यही होगी। क्लियर है, कर लो नोट फटाफट, हो रखा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो छोटी सी बात कर रहे हैं आप। अब आएगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, कैसे निकालेंगे, इसके दो मेथड है। ठीक है, एक तो है हमारे पास में इंटीग्रेशन मेथड, जिसके अंदर अपन लैम्डा, सिग्मा और रो यूज कर लेंगे, और एक है हमारे पास में पॉइंट मेथड सुपरपोजिशन का। ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अच्छा आप लोग को ये पता है कि इंटीग्रेशन, सम्मिशन और एडिशन एक ही चीज होती है। चलो अपन ने एक बार ये पढ़ा होगा कि XCOM क्या होता है, सम्मिशन ऑफ MI XI I इक्वल्स टू 1 to n अपॉन सम्मिशन ऑफ MI। सही बात है, ठीक है। अब मान लो, और सॉरी YCOM क्या हो जाएगा, सम्मिशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 n MI YI अपॉन में सम्मिशन ऑफ MI। और ZCOM अगर 3D भी डिफाइन करना पड़े तो समीशन ऑफ n I इक्वल्स टू 1 MI ZI एंड समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n MI। ये कुछ हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में एक कोई भी बॉडी है जिसका टोटल मास m है, टोटल मास क्या है, मैंने ऐसे ही कुछ आर्बिट्री बॉडी ले ली, क्योंकि उसकी शेप हमें मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब मान लेंगे। अब ये बायो वालों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा क्यूब मान लिया, इस क्यूब का मास जो है वो डीएम मास है। इस क्यूब का मास कितना है, डीएम मास है। बायो वालों के लिए क्या है ये, अब ये बताओ आप लोग, सबसे छोटी यूनिट बॉडी की क्या होती है, सेल। सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन से मिलके, फिर उसके बाद में कंप्लीट एक स्कल या फिर एक बॉडी मान सकते हैं अपन, मोटा मोटा ये समझ लें। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है वो क्या हो जाएगी, सेल से मिलके बनी है। तो मैं ये बोल दूं कि इनफाइनाइट सेल, जीरो से लेके इनफाइनाइट सेल को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरी बॉडी बन जाएगी। समझे नहीं समझे, अरे वैसे बॉडी नहीं बन जाएगी, मतलब वैसे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं। क्लियर है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक सेल है ये यूनिट। क्लियर है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट किस साइड में करेंगे, इसको इंटीग्रेट किस साइड में करेंगे, एक्स में करूं, वाई में करूं, जेड में करूं, गलत, वो तो सर बॉडी बताएगी। बॉडी को अगर आपको 1D में बनाना है तो आप एक डायमेंशन में इसको इंटीग्रेट करो। अगर बॉडी को एक्स में बनाना है, वायर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इन एक्स और इंटीग्रेशन इन वाई और इंटीग्रेशन इन जेड। अगर आपको बॉडी की एक प्लेट बनानी है, एक बॉडी बनानी है प्लेट टाइप का, तो आप कैसे करोगे,
इंटीग्रेशन इन टू डायरेक्शन, मतलब एरिया इंटीग्रेशन करोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब एक्स और वाई में कर लो, वाई और जेड में कर लो, और या फिर जेड एक्स में कर लो। क्लियर है? और अगर 3D बॉडी बनानी है तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही अपन ये कर रहे हैं, अगर बॉडी के लिए डिफाइन करना पड़े तो अगर मैंने ये छोटा मास मान लिया तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इन एक्स डायरेक्शन। सही बात है कि नहीं? कहां से कहां? जीरो से लेके एल तक, या जीरो से जो भी लिमिट है आपकी, अपॉन में इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से एल तक, वो भी क्या? डीएम। अब एक बात बताओ, मास की यूनिट लेंथ में कैसे आ सकती है? तो ये आपको तो एल में करना है ना, लेंथ में उसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी यूनिट क्या है? देखो ये डीएम है, जैसे अपन डीएक्स लिखते हैं, डीएक्स लिखेंगे तो एक्स में इंटीग्रेशन होगा, डीवाई लिखेंगे तो वाई की लिमिट आएगी, डीजेड लिखेंगे तो जेड की लिमिट आएगी। यहां पे लिखा डीएम है और आप वैल्यू पुट कर रहे हो लेंथ की, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि अगर आपने लेंथ में इसको इंटीग्रेट किया, इट मींस ये बॉडी कौन सी है? 1D बॉडी है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं? देखो, लेमडा इज इक्वल टू डीएम बाई डीएल, सिग्मा इज इक्वल टू डीएम बाई डीए, रो इज इक्वल टू डीएम बाई डीवी। ये होता है कि नहीं होता? तो क्या यहां से ये बोला जा सकता है डीएम इज इक्वल टू लेमडा डीएल, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा डीए एंड डीएम इज इक्वल टू रो डीवी। तो हम इसी की वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आगे लिखते हैं। देखो डीएम को मैंने लिख दिया एक्स, डीएक्स लिख दूं और लेमडा लगा दूं, इंटीग्रेशन कर दूं जीरो से एल तक। समझे नहीं समझे? ये एक्स का एक्स पड़ा है, डीएम की वैल्यू होगी लेमडा डीएक्स, लेमडा डीएक्स। अभी हम लेंथ में कर रहे हैं ना, लेमडा डीएल है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? लेमडा डीएक्स आ जाएगा। क्लियर? और यहां पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन लेमडा डीएक्स, कहां से कहां? जीरो से एल। क्या एक्स की लिमिट एल रखी जा सकती है? तभी तो वो 1D बॉडी हुई ना। अगर आप लेंथ में यूनिट रख रहे हो, इट मीन ये 1D बॉडी है। क्लियर है? नेक्स्ट कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एरिया, लिख दिया ए। समझे नहीं समझे? डीएम इंटू एरिया लिख दिया ए हमने, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो से कोई एरिया ए तक इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन एम की लिमिट ए में थोड़ी ना रखेंगे, तो जीरो से ए डीएम। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा फिर? डीएम की जगह एरिया क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई कर ले, इसका एरिया मान लेते हैं अपन, कोई आर्बिट्री एरिया है ए। ठीक है, तो इसको ए लिख सकते हैं अपन, तो मैंने लिख दिया ए इंटू डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा डी ए। अब डीए की यूनिट ए जीरो से ए तक आ जाएगी, ये भी सिग्मा डी ए हो जाएगा, जीरो से ए आ जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए लिखे तो, मतलब ये तो होगी 1D के लिए, ये होगी 2D के लिए, और ये होगी 3D के लिए। समझ गए? तो इसको भी क्या लिखेंगे? डीएम इंटू, मान लो वॉल्यूम वी है, इसका एक, ये तो एरिया हो गया इस बॉडी का, इसका वॉल्यूम वी मान लो, इसका भी वॉल्यूम कर देते हैं, जीरो से वी तक करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन डीएम करना पड़ेगा जीरो से वी तक। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v इंटू रो डीवी, जीरो से वॉल्यूम v तक, और यहाँ पे जीरो से वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है, तो क्या आ जाएगा? रो इंटू डीवी आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके हमारे पास में पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आएगा, और हमें ये मेथड नहीं करना है। क्लियर है? इंटीग्रेशन वाला मेथड नहीं करना है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको ये इसलिए करवाया गया, मान लो लेमडा में एक कोई इक्वेशन आ गई कि लेमडा इज डिपेंडेंट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ऐसे कुछ आ गया, तो इस लेमडा को यहां पुट करो और इससे आंसर निकालो, तब जाके तुम्हारे सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मास डेंसिटी दे रखी है किसी लीनियरिटी के लिए, तो अगर आ जाए बाई चांस तो कर पाए। क्लियर है? चलो फटाफट नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, सेंटर ऑफ मास फॉर सम इंपॉर्टेंट बॉडीज।
अब हम कुछ बॉडीज लिखने वाले हैं, उन सबका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है ना, अगर पता है तो। सबसे पहली बॉडी आती है, अच्छा एक कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे, तो वो तो लिखने की नीड है नहीं अपने को, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं हाफ रिंग से, ठीक है ना। अगर आपके पास में हाफ रिंग है तो कुछ ऐसे हो जाएगी। अगर हम इसी एक्सेस को मान लेवे और इसको ओरिजिन मान लेवे, 0,0 मान लेवे, और इसकी रेडियस आर है, ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं बना के रेडियस ये बना लो भले यार, क्लियर है। और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पे होगा कुछ सेंटर ऑफ मास, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी क्या, पहले तो ये एक बात बताओ, एक कोऑर्डिनेट तुम बताओगे, एक कोऑर्डिनेट मैं बताऊंगा। 0,2r/पाई हो जाएगा, ठीक है, और या फिर 2r/पाई, 0 होगा, तुम बताओ। 0,2r/पाई क्यों हुआ इसके लिए, वेरी गुड। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन y एक्सिस ओनली, ऑन एट y एक्सिस x विल बी 0, दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ मास इज 0। ये आ जाएगा 2r/पाई। कैसे आया, इंटीग्रेशन से, वही जो डीएम मेथड किया ना अपन ने उसमें। अब देखो डीएम मेथड, अब इंटीग्रेशन के बाहर हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो हम इंटीग्रेशन के अंदर क्या डालेंगे, लेंथ से एक ऑर्डर कम। नहीं समझे मेरी बात, गौर से सुनना मेरी बात। मुझे इंटीग्रेशन करने के बाद में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं इंटीग्रेशन के अंदर क्या डालूंगा, एक्स। नहीं समझे, लीनियर डालूंगा तब पैराबोलिक निकलेगा, पैराबोला डालूंगा तब क्यूबिक निकलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, वो क्यों बढ़ती है, एक ही पावर क्यों बढ़ती है मैंने बता रखा है, क्लियर है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए मतलब मीटर क्यूब चाहिए, तो मैं इंटीग्रेशन के अंदर क्या मानूंगा, एरिया। मुझे एरिया आंसर में चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन में क्या मानूंगा, लेंथ। अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन में क्या मानूंगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, वेरी गुड, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या मान सकते हो आप, एंगल मान सकते हो। एंगल की कोई डायमेंशन होती है क्या, एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दो होते हैं, स्टेरेडियन एंड रेडियन। याद आया कुछ, धुंधला धुंधला, है ना। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एक हाफ रिंग के अंदर कोई भी एक पार्टिकल मान लेंगे। देखो एक इसका डेरिवेशन कुछ होता है ऐसे है, मैं बता देता हूं, बट करने की नीड है नहीं। यहाँ 0,0 भाई काम कर रहे हैं सारा कुछ इसके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो सबसे पहले रेफरेंस सही है, रेफरेंस पॉइंट के बिना कुछ नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास में भी रेफरेंस सही है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला मेरी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, अगला क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा, कहां से, कहां से मतलब यूनिट रेफरेंस, क्लियर। तो हमने यहां पे दे दिया 0,0। अब हम क्या मान रहे हैं, अब हमने मान लिया एक छोटा सा ये वाला डी थीटा, और इसका यहां से एंगल कितना है, थीटा है। समझे मेरी बात, नहीं समझे। अगर मैं बोल दू एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैं यहां पे हूं, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैं यहां पे हूं, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं यहां पे हूं। अगर मुझे फुल रिंग बनानी है तो मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां करूंगा, 0 से 360 तक, जो कि 0 आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसी के सेंटर पे होता है। मुझे अगर क्वार्टर सॉरी हाफ रिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, 0 से 180 तक। नहीं समझे, समझ गए। और मैंने क्या कर दिया, क्वार्टर रिंग लिया, तो 0 से लेके 90 तक, क्लियर और नॉट क्लियर है। चल नेक्स्ट करते हैं। इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास में आंसर आएंगे, और ये आंसर आएगा 2r/पाई। देख रहे हो पाई आ रहा है, पाई मीन्स हमने अंदर कुछ इंटीग्रेशन में एंगल माना होगा और वो रेडियन में पाई आया होगा, ठीक है। अब इसके लिए बताओ, अगर कुछ ऐसी रिंग आ गई तो, ये हाफ रिंग है, ये 0,0 है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होगा, इसका क्या आ जाएगा, 2r/पाई, बता पाओगे ना। अगर रिंग ऐसी आ गई तो
ये 0,0 है। अब बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 0,-2r/π, मतलब कुछ तो समझ ही रहे हो, है ना। बायो के हुए तो क्या हुआ सर, मैथमेटिक्स तो हमारी भी स्ट्रांग है ना। झूठे लोगों। चलो अगर नेक्स्ट एक और ये आ जाएगा, ये 4 ही बन सकते हैं। ये 0,0 मान लो तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, नहीं आएगा, पक्की बात। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। 2r/π नेगेटिव और 0 क्यों आया, क्योंकि सर ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। एक्स एक्सिस में सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट। बस ये हो गया हाफ रिंग के लिए। अब एक मुझे बात बताओ, अगर मैंने ये सेंटर ऑफ मास बना दिया, क्या इसके बाकी के तीनों ज्योमेट्रिकल शेप इस क्वार्टर में नीचे ऊपर इस तरीके की बनाने की नीड है क्या? समझ पाओगे? कोऑर्डिनेट सेट कर पाओगे? क्लियर है? इसको फटाफट नोट करते हैं चलो, और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड क्वार्टर रिंग की। 1 मिनट के लिए यहां देख लो, उसके बाद में आप लोग कर लेना। ये मान लो क्वार्टर रिंग इतनी बनी अपनी, ठीक है, ये 0,0 है तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होगा। अगर ये फुल रिंग होती तो सेंटर ऑफ मास का होता 2r/π। अभी ये क्या है, क्वार्टर रिंग है, तो क्या ये सिमेट्रिसिटी में है? क्या ये सिमेट्रिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है, देखो तो सही। x इक्वल टू वाई लाइन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट ये क्या है, सिमेट्री है। क्लियर हुआ? अगर ये x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास x और y सेम आने चाहिए, जो कि आ जाएंगे 2r/π, 2r/, समझ गए? ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, सॉरी, और x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, इनको मिलके 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिनको हम 4 क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। तो ये क्वार्टर रिंग चारों अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकती है, उनके कोऑर्डिनेट अपने को पता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेट बताओ सेंटर ऑफ मास के, -2r/π, मैं कह रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर 2r/π माइनस का 2r/π, थर्ड में तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक और बात पूछता हूं तुमसे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रिंग है, क्वार्टर रिंग है, तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, -2r/π एंड क्या ये x इक्वल टू माइनस वाई लाइन के अबाउट सिमेट्री है क्या? x इक्वल टू वाई लाइन ये आती है तो x इक्वल टू माइनस वाई लाइन ये आ जाएगी, इसके अबाउट सिमेट्री बन रहा है, नहीं बन रहा? तो सिमेट्रिसिटी तुम्हारे पास में सबसे एक शॉर्टकट की है कि आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको वहां पे दिख रहा है कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो y COM किस में 0 है वो तो उड़ाओ पहले। अगर मान लो बाई चांस, पेपर इजी बनता है, और अगर मान लो 3 के अंदर 0 नहीं है, समझ रहे हो, 3 के अंदर 0 नहीं है, तुम्हें दिख रहा है कि ये जो भी डायग्राम मुझे दे रखा है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है और 3 में वाई 0 नहीं दे रखा, तो आंसर वही 0 हो जाए, वही हो जाएगा जिसके अंदर वाई 0 दे रखा है। तो सॉल्व करने की नीड है क्या? वहां पे क्वेश्चन में 5 सेकंड में निकल सकते हो। समझ में आया? और बाई चांस अगर 2 हो जाते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 50% होगी। मैं तुक्का मारने की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? आप लोग ये समझो, बाई चांस आपके पास में लास्ट के 10 सेकंड बचे और आपके पास में सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन है, क्या आप वहां पे चांस ले सकते हो? अगर तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, भाई केबीसी के अंदर 50-50 आता है ना, तब वो चांस लेने की उम्मीद करता है कि यार 7 करोड़ का क्वेश्चन है, चांस ले सकते हैं, नहीं तो 7 करोड़ से सीधे 6,40,000 है कि नहीं, बड़ा लॉस हो जाएगा। तब वो चांस लेता है, 4 में से चांस लेगा, 25% प्रोबेबिलिटी है, क्यों लेंगे भाई, बेवकूफ थोड़ी है अपन, है क्या? क्या बात कर रहे हो, अपन नहीं तुम। चलो हो गया। क्या मैं इसको अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर बना के तुम्हें दिखाऊं? पक्की बात? तो फटाफट नोट करो और साथ में आगे और लिख लेते हैं। थर्ड हाफ डिस्क, फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट करते, देखो
2 मिनट थोड़ी रुका जाता है, क्या बात कर रहे हो तुम? 2 मिनट में तो मैगी बन जाएगी, नहीं बनती ना, इसलिए मैं रुकूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मैगी बनानी नहीं है। हाँ बोल बोल, तू बोल बेटा, बोल दे, तू बोल दे, भड़ास निकाल ले सारी। चलो अब बस बहुत हो गया, नोट करते हैं। हाफ डिस्क के बारे में आए। अब हाफ डिस्क के बारे में ऐसे बोल सकते हैं, दिखेगी रिंग की तरह, लेकिन बॉडी कौन सी है, ये 2D बॉडी, एरिया टाइप में ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इसको 0,0 मान लू, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, यहां देखो ये 0 है, तो यहां पे भी 0 लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो सर x तो 0 है, और ये आ जाएगा 4r अपॉन में 3π। क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। अगर मैं इस रिंग को ऐसे घुमा दूं, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं? हाफ डिस्क है, मुझे तो खाली ऐसे ही सही तो करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4r अपॉन 3π, 4r अपॉन, यहां पे भी 4r अपॉन, पेन तुम्हारे पास में, मेरे पास थोड़ी है ना। सिमिलरली क्वार्टर डिस्क करूं तो ये क्या हो जाएगा? 4r अपॉन 3π, कॉमा 4r अपॉन 3π। ऐसे ऐसे तो करना है बस। हो गया, करो नोट फटाफट। हाँ? बोल बोल। अगर तुमने बोला कि ये चीटिंग है, तो तुम्हारे -5। अब वही आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भरोसा नहीं है। सिंगल सिंगल लिख लो इसको, हाफ डिस्क, और बस इतना, ये लिखने की नीड नहीं आएगी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं अपन। हाफ डिस्क हो गया, क्वार्टर डिस्क हो गया, उसके बाद में हॉलो स्फेयर, हॉलो हेमीस्फेयर कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं बॉडीज, और 6 कर लेते हैं। हॉलो, हॉलो नहीं, सॉलिड लेते हैं, सॉलिड हेमीस्फेयर। ये हो जाएगा 0,0। ये अगर इसकी रेडियस r है, तो हेमीस्फेयर के लिए, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, रुको। तुम्हारा कंफ्यूजन भी मिट जाएगा, और क्वेश्चन भी आराम से तुम बोल पाओगे इसका आंसर। मान लो ये x एक्सिस है, और ये है तुम्हारा सॉलिड हेमीस्फेयर। इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होना चाहिए, और इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होना चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास के लिए आपने 0 तो लिख दिया, इसके सेंटर ऑफ मास के लिए आपने 0 लिख दिया। अगला क्या लिखोगे अगर इसकी रेडियस r है तो? ठीक है, मैं एक हिंट दे देता हूं, एक में आएगा r/3 और एक में आएगा r/2। अब आप बताओ कि किस में क्या है? है r/3 आएगा एक तो, फ्रॉम द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, एक आएगा r/3 और एक आएगा r/2। किसमें क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ,
r/2 ज्यादा होता है कि r/3 ज्यादा होता है? ज्यादा कौन होता है? वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? r/2 की। और r/3 की वैल्यू कम होती है। ठीक है, हॉलो है और एक सॉलिड है। अगर वो सॉलिड है इट मींस उसका मैक्सिमम मास कुछ यहां होना चाहिए। जिस साइड में मैक्सिमम मास होता है उसी साइड में सेंटर ऑफ मास होता है। याद करो, MS धोनी 50 ग्राम। याद आया? जिस साइड में सेंटर ऑफ, अब बैट्समैन क्या करते हैं? बैट्समैन यही तो करते हैं, जिस साइड में सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करवा लिया, उस लेंथ की बॉल आ रही है तो उस बैट को यूज करके अपन 4 और 6 यूज कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? याद आया? 83 मूवी। हाँ सर, मूवी बहुत देखते हो। मैं फिजिक्स के लिए देखता हूँ ना, मेरे लिए नहीं देखता। तो 83 मूवी में मंगूस बैट यूज किया था कपिल देव सर ने। किया था ना? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये गुड लेंथ बॉल डाल रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जितना नीचे शिफ्टेड होएगा उतना ही मेरे लिए क्या हो जाएगा? इजी शॉट खेलने के लिए हो जाएगा। तो उन्होंने उसका मंगूस बैट का हैंडल बड़ा था, उसलिए सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंटर ऑफ मास इसमें कहाँ है? थोड़ा नीचे साइड में होगा, क्योंकि सॉलिड है ना बॉडी। यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा होगा। इट मींस आप इसको क्या लिखोगे? r/3 लिख दोगे, और इसको क्या लिख दोगे? r/2 लिख दोगे। क्लियर हुआ? अब बोलोगे तो नहीं, r/2 एंड r/, यही चीज अगर मैं आपको बना के दे दूं हॉलो कोन और हॉलो कोन और सॉलिड कोन के लिए, एक के लिए बोल दिया मैंने h/4 होता है और एक के लिए बोल दिया मैंने h/3 होता है, कौन सा किसके लिए हुआ? समझे? बस फटाफट बनाओ इनको। h/3 फॉर हॉलो। क्यों? क्योंकि वो हाइट ज्यादा होनी चाहिए, हॉलो है। समझे? तो चलो फटाफट लिखोगे, मैं बना देता हूं, इधर बना देता हूं। हॉलो कोन बना दिया। समझते हो कौन? बटर स्कॉच है कि कौन सा है ना? एक खींच की पड़े ना उल्टे हाथ, ये r रेडियस हो जाएगा। ये कोई सा ही नहीं है क्योंकि हॉलो है, गधो। हॉलो नहीं बना है, तुम्हारे चक्कर में आके मैं और खराब हूं। अरे सर, आप रोस्ट ही रोस्ट करते हो ना। ये सॉलिड कौन हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगी रेडियस r, यहां से हो जाएगी हाइट h। तो हम यहां से अगर सेंटर ऑफ मास 0,0 से काउंट किया जाए तो कुछ यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा। अगर मैं इसको 0,0 मान लूं तो इसका सेंटर ऑफ मास आप क्या बोलोगे? 0, समथिंग, और इसका सेंटर ऑफ मास 0, समथिंग। क्यों? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है। क्लियर है? अब बताओ h/3 किसमें और h/4 किसमें? h/3 हॉलो में और h/4, चलो ठीक है कोई बात नहीं, h/4 है ना, और h/, क्या ये सही है? अभी तक सही नहीं है। h/4 और h/3 अभी तक परफेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलोगे? फ्रॉम बेस। हाइट को बता रहे हो तो आपको रेफरेंस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोन का बेस, ये कोन को यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। क्लियर? और क्या हॉलो का h/3, हाँ सॉरी, h/3 एंड h/4। क्लियर है? उसी की तरह बन जाएगा। मेन इसके ऊपर फोकस करो। अगर मैंने बोल दिया कि ये h/3 है, और अगर मैं अगले ही क्वेश्चन में बोलूं कि हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 0,2h/3 होता है फ्रॉम वर्टेक्स। नहीं समझे? यहां से हाइट मेजर कर रहे हो तो ये सेंटर ऑफ मास की हाइट है h/4 है, और सॉरी h/3 है, तो यहां से कितने हो जाएगा? 2h/3। समझे नहीं समझे? और इसके लिए h/4 एंड 3h/4, 3h/4 फॉर वर्टेक्स
और h/4 फ्रॉम बेस, ये ध्यान रखना। और इसको भी लिख लेना, फ्रॉम बेस। डन है क्या? फटाफट करो। और क्या रह गया? सिलेंडर का तो सेंटर पे होता है, सिलेंडर का तो क्या लिखना। और कौन सी कोई शेप होती है? ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेट सेंट्रॉइड पे होगा। अगर ट्रायंगुलर प्लेट है आपके पास में, अगर ये लाइन आ गई तो यहां पे होगा, दैट इज फ्रॉम बेस h/3। समझ रहे हो? इसको बनाने की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्टेड एरिया देखोगे ना तो वो ट्रायंगुलर प्लेट ही बनेगी। नहीं समझे? इसको अगर प्रोजेक्ट करोगे ना, एक कोन लेके आओ आप, ठीक है, और उसको टॉर्च से जला के ऐसे सामने से करो, सॉलिड होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बन जाएगा वो पीछे? ऐसे बन जाएगा। क्लियर? अगर सॉलिड है और हॉलो है तो आप किसके ऊपर टॉर्च डालोगे कि सेम बने? किसी के ऊपर भी डाल सकते हो, लेकिन सॉलिड इज 3D बॉडी और ट्रायंगुलर प्लेट इज 2D बॉडी। तो आपको 2D बॉडी का प्रोजेक्शन लेना है तो 2D बॉडी ये ले लेंगे, तभी तो h/3 आएगा फ्रॉम बेस। क्लियर है? करो, नोट करो। करें नेक्स्ट? चलो, अब आप हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास फॉर एड सेक्शन और सेंटर ऑफ मास फॉर कट सेक्शन। नहीं, साथ में लिख लो, एड सेक्शन एंड कट सेक्शन। सबसे पहले हम एड सेक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास में एक सॉलिड कोन है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है और जिसकी जो हाइट है वो दे रखी है 4r दे रखी है, ऐसे मान लो, ठीक है। हाँ, नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इसके ऊपर एक सॉलिड स्फेयर रख दूं जिसकी रेडियस r हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? सॉलिड स्फेयर। मान लो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, आयरन बॉल होती है ना, वैसे है। और ये कौन है? सॉलिड कौन है? ये भी आयरन का मान, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैंने इसको यहां पे 0,0 ले लिया, ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गई, तो मुझे बताओ इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। आप क्या बताओगे? XCOM, YCOM। क्लियर है? Y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इट मींस x विल बी 0, तो ये तो 0 आ गया। मुझे इसकी वैल्यू बता दो फ्रॉम बेस, लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम बेस। अब कैसे करोगे इसके लिए? सर इसका तो पता है, इसका भी पता है, ठीक है। ऐड कैसे करें? ऐड कैसे करें? ऐड के लिए क्या कर सकते हो? वही XCOM इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन में M1 प्लस M2। क्या M1 फर्स्ट बॉडी का मास पता है? सेकेंड बॉडी का मास, सॉरी, फर्स्ट बॉडी का मास पता है, x पता है फर्स्ट बॉडी का। अरे फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? यहां होता है ना, और इसका कहां होता है? यहां होता है। अरे क्लियर है कि नहीं है? लगा सकते हो। तो ये पता है, ये पता है, ये खत्म। अगला YCOM, ये क्या हो जाएगा? M1y1 प्लस M2y2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो करना ही नहीं है, 0 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि सिमेट्री बॉडी है। अरे समझे नहीं समझे? सिमेट्रिक बॉडी है। आप सिर्फ YCOM निकाल के बताओ मुझे, करो फटाफट। क्या क्या बोल रहे हो? वो गिवन नहीं है, वही तो क्वेश्चन है, वो ही तो क्वेश्चन है। मास गिवन नहीं है इस बॉडी के लिए। अब तुम करो, करो फटाफट करो।